हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो कल हमने क्लास में देखा था पोषण, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे आज हम समझेंगे। ओके। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र की भर्ती 2025 की फॉर्म डलने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब डल रहे हैं, जिसकी 23 तारीख लास्ट तिथि है। तो उन सब के लिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। ओके। जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 4 खंड में डिवाइड किया गया है। तो 4 खंड में से मैंने एक खंड कर लिया है, करा दिया है, और दूसरा खंड यानी पोषण को मैंने स्टार्ट करा दिया। इसको लगभग लगेंगे आपके 10 दिन लगेंगे, इसको पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला खंड स्टार्ट होगा, और जो हमारा पोषण खंड है वो कितने नंबर का है? 55 नंबर का है। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। पोषण से क्या संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताए थे कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे प्रिपरेशन उसकी करना है। ओके, ठीक है। क्योंकि इसमें जो खंड हैं वो 4 खंड हैं। एक खंड 55 का, दूसरा 45 का, 55 का और 45 का। तो ये पूरा जो पेपर आएगा वो हमारा 200 नंबर का आएगा, यानी 200 अंक का पेपर पूरा हमारा आएगा। तो आपको यहाँ से कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरी जो पिछले खंड की जो क्लासेस डली हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 2017 यानी पिछली वैकेंसी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की 2017 में आई थी, तो अब 2017 के पेपर लगाइए। जिस खंड को मैंने कराया उसी खंड के आप पेपर जब लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि सर के द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है, जो क्लासेस है, वो कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ओके, आपका एक भरोसा बिल्ड होगा मेरे प्रति, ठीक है। तो कल हमने जो पोषण की क्लास ली थी उसके आगे आज हम समझेंगे। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? पोषण का इतिहास। आज हम जो देखने वाले हैं पोषण की परिभाषा। चलिए, तो पोषण की परिभाषा विभिन्न संस्थानों एवं पोषण वैज्ञानिकों द्वारा दी गई पोषण की परिभाषा, यानी जो पोषण की परिभाषा है वो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संगठनों ने अलग अलग दी है। यहाँ पर WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आपको कहीं पर भी कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। WHO के अनुसार जो परिभाषा है पोषण की वो क्या है? आहार की आवश्यकताओं के अनुसार शरीर द्वारा भोजन का सेवन क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको मोटापा घटाना है तो आप पोषण के रूप में ऐसी चीज़ें लेंगे जिसमें फैट कम हो, यानी जिसमें मोटापा बढ़ने की चीज़ें क्या बोलते हैं, पोषण कम हो उसमें, ठीक है ना, यानी फैट ना हो उसमें, ठीक है, और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मोटापा बढ़ता हो। क्लियर हो गया? अगर आपको मोटा होना तो आप ऐसी चीज़ें लेंगे, ऐसा पोषण लेंगे जिससे क्या बढ़ता हो? मोटापा बढ़ता हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि शरीर आहार की आवश्यकताओं के अनुसार शरीर द्वारा भोजन का सेवन पोषण कहलाता है। ओके, चलिए आगे। अगली परिभाषा किसके अनुसार दी गई है? रॉबिन्सन के अनुसार। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको एग्जाम में ये परिभाषा दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा
कि ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर रॉबिन्सन के अनुसार भोजन एवं पोषक तत्वों एवं उनके कार्य, अंतःक्रियाएं तथा स्वास्थ्य एवं रोगों के मध्य संबंधों में संतुलन क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपसे पूछी जाती है परिभाषा तो आप ये बता दीजिए। ये इसके आने के चांस लगभग आपके 5% है, ठीक है। फिर टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी शारीरिक वृद्धि क्रियाओं तथा क्षति के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर पोषण के चरण कि पोषण जैसे हम लेते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है वो समझिए। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चन आने का जो चांस है वो चांस है 70% से लेकर 100% तक। ओके, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा पोषण के चरण से, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना। तो इसके पहली बात तो आपसे क्वेश्चन इसी लाइन से पूछा जाएगा कि पोषण के चरण कितने हैं, तो 5 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है। पोषण का मतलब होता है मनुष्य में भोजन का पाचन, ठीक है। और जब भोजन का पाचन होगा तो क्या होगा, पोषण मिलेगा हमें। तो भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, भोजन का अंतःग्रहण, मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहली प्रोसेस कहलाती है हमारी पाचन की। इस चरण में भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। पहली प्रोसेस आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, भोजन का अंतःग्रहण, अर्थात कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से, अर्थात भोजन ग्रहण करने, मतलब भोजन हमने मुंह में रखा, यहाँ से पाचन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो गई। ओके, चलिए। फिर होता है पाचन अविलेयक भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहते हैं, या क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। जैसे हमने खाना ग्रहण किया, हमने चबाया, वो एक हमारी भौतिक प्रक्रिया हो गई। चबाने के बाद जो हमारे अंदर जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं यानी रसायन होते हैं उनके द्वारा जो डाइजेस्ट होता है खाना, ये पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। फिर है अवशोषण, खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। रुधिर का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। मतलब जैसे पाचन पच गया तो उसके बाद जो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर पहुँचती हैं, ब्लड में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अवशोषण, ठीक है। अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, अधिकतर कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो आपसे, ठीक है। परंतु जल, अकार्बनिक लवण तथा एल्कोहल का अवशोषण कहाँ पर सीधा प्रारंभ हो जाता है, अमाशय से, ठीक है। याद रखना मुख्यतः कहाँ से होता है, छोटी आंत से। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अकार्बनिक चीज़ें, अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। और एल्कोहल कहाँ पर होता है, सीधा अमाशय में। ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रसांकुरों या विली की श्लेष्मा में विस्तृत होकर छोटी आंत में पाई जाने वाली रुधिर कोशिका में प्रवेश करता है। ओके, बसी अम्ल का ग्लिसरॉल के अणु रसांकुर के मध्य में स्थित लसिका कोशिका में, ये आपको यहाँ तक सिर्फ ये याद करना है ये, और आपको ये पढ़ना, देखो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों के जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों, ये टिश्यू बोलते हैं जिसको, कोशिका द्रव्य, ठीक है,
में विलीन हो जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, बस और कुछ नहीं। फिर होता है मल त्याग। मल त्याग का मतलब होता है जो हम स्वयं करते हैं वो क्या कहलाता है? पूरा मल त्याग। तो ये पूरे 5 प्रोसेस होते हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या दिया है? पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान एक विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कार्य, उनका चयापचय, उनके आपस में संबंध, शरीर में उनका उपयोग, स्वास्थ्य एवं मानव शरीर पर उनके क्या क्या प्रभाव होते, इन पूरा का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण विज्ञान। जैसे आहार ग्रहण करना, उसे पचाना, अवशोषित करना, अपापचय पदार्थों का उत्सर्जन करना पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब होता है पोषण की स्थितियाँ, कि कोई व्यक्ति, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, इसकी स्थिति का मतलब होता है अगर कोई अच्छा पोषण प्राप्त कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सुपोषण, ठीक है। जिसके पास बिल्कुल भी पोषण नहीं है उसको क्या बोलेंगे? हम कुपोषण, ठीक है। क्लियर हो गया? जिसके पास कम पोषण है उसको क्या बोलेंगे? हम अल्प पोषण। अंतर समझना, कुपोषण के पास बिल्कुल भी पोषण नहीं होता, ठीक है, और अल्प पोषण का मतलब उसके पास कम होता है, अति पोषण का मतलब होता है ज़्यादा पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण की स्थिति यह बताती है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस पोषण की 2 स्थितियां होती हैं, पहली होती है सुपोषण, दूसरी होती है कुपोषण। सुपोषण से आशा है कि पोषण का उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है, मतलब मस्त है, हेल्दी है, उससे सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। सभी आवश्यक तत्वों का मतलब होता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ। क्लियर? दूसरा होता है कुपोषण। यह पोषण स्थिति सुपोषण के ठीक विपरीत अवस्था है, जब भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित ना हो, मतलब कम हो, पर्याप्त मात्रा में जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना नहीं हो, जब भोजन ठीक है ना हो तो यह स्थिति कुपोषण कहलाती है। जिससे क्या होता है? कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है, हम कार्य करने में जैसे स्वस्थ व्यक्ति कार्य करता है वैसे नहीं कर सकते। फिर होता है अल्प पोषण। जब एक लंबी अवधि के लिए भोजन में पोषक तत्व का अभाव होता है तो इस स्थिति को अल्प पोषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग होना। फिर अति मतलब ज़्यादा पोषण मिलने लगना, जैसे उसकी वजह से मोटापा होता है, मधुमेह यानी शुगर, हृदय संबंधी जैसे बीपी वगैरह चीज़ है, ठीक है, बीमारियां। पोषण के क्या उद्देश्य होते हैं ये आपको अगर आंगनबाड़ी में आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पोषण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छे पोषण के बारे में शिक्षित करना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पोषण पढ़ाया जा रहा है चैप्टर, तो जब आप आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र बन जाएंगे, ठीक है, तो आप जो आपके अंडर कार्य करेंगे तो आप उनको समझाएंगे, और वो क्या समझाएंगे? जो महिलाएं आपके पास आएंगी उनके पास जाएंगी, कार्यकर्ताओं के पास, सहायिकाओं के पास, तो वो समझाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो व्यक्ति के साथ, ठीक है, ये पढ़ लिया। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, धात्रीवस्था, सेवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाएगा, यानी किस अवस्था में क्या पोषण चाहिए, कितना पोषण चाहिए, वो आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। जैसे व्यक्ति के पोषण संबंधी आदतें, पोषण की देखभाल, व्यक्तिगत सफाई, सबके बारे में आपको क्या किया जाएगा? शिक्षित किया जाएगा या जागरूक किया जाएगा, ओके। अब भोज्य पदार्थ क्या क्या हम खाएं तो उससे हमें पोषण मिलता है? तो शरीर द्वारा ग्रहण किए गए, पचाए गए वे सभी पदार्थ जो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि
तथा विकास में सहायक होते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, फल, सब्जियां, दूध। अर्थात वे सभी पदार्थ जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या क्या हो गया इसमें, खाद्य पदार्थ में अनाज, फल, सब्जियां आदि द्वारा। ओके, अब पोषण भोजन के क्या कार्य होते हैं ये आप सभी को पता है, किताबी भाषा में और समझ लीजिए। शारीरिक कार्य, पहली बात तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, नई कोशिका और ऊतकों, सेल्स एंड टिश्यू का निर्माण करना, शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और टिश्यूज का क्या करना, मरम्मत करना। सामाजिक कार्य क्या होता है, शिशु जन्म, विवाह, मुंडन, नामकरण, सामाजिक कार्यक्रम में भोजन के लिए आमंत्रण, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। फिर होता आहार या भोजन की खुराक। व्यक्ति भूख लगने पर ऊर्जा एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है वह व्यक्ति का आहार कहलाता है। जैसे सुबह के समय नाश्ते में जो भी चीज़ लेते हैं, दोपहर में खाना जो भी चीज़ लेते हैं, रात्रि में खाना जो भी चीज़ लेते हैं, ये सब क्या कहलाता है, आहार या भोजन की खुराक। खाद्य समूह या भोज्य समूह क्या है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो आपको बता देना है। वे सभी खाद्य पदार्थ जिनकी पोषणीय गुणवत्ता एवं प्रकृति लगभग एक समान होती है। जैसे समझिए, वे सभी खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाने की चीज़ है जिनकी पोषणीय गुणवत्ता एवं प्रकृति लगभग समान होती है। जैसे हम कुछ मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे अगर हमने शहद खाया, शहद से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। वैसे ही अगर हमने ग्लूकोज पिया तो उससे भी हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो ये वही बात बोली जा रही, खाद्य पदार्थ जिनकी पोषणीय गुणवत्ता एवं प्रकृति लगभग समान होती है उन्हें खाद्य समूह में रखा जाता है। यानी शहद और ग्लूकोज एक ही खाद्य समूह में रखे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार समान गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह के अंतर्गत रखना भोज्य समूह या खाद्य समूह कहलाता है। खाद्य समूह पोषण शास्त्रियों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर बनाए जाते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में स्वयं के लिए खाद्य समूह विकसित किए जाते हैं। भारत में खाद्य समूह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा बनाए जाते हैं। तो खाद्य समूह किसके द्वारा बनाए जाते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICMR, ठीक है, और कुछ नहीं करना। विभिन्न प्रकार के आधारभूत खाद्य समूह पोषण से जुड़ी विभिन्न देश विदेश की संस्थाएं जैसे ICMR, NIN, FSI, परिवार कल्याण विभाग आदि समय समय पर खाद्य समूह एवं खाद्य निर्देश प्रकाशित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा 4, 7 व 11 खाद्य समूह बनाए गए हैं। यहाँ पर खाद्य समूह लिखे हैं और खाद्य समूह के अंतर्गत क्या क्या लिखे, देखिए यहाँ पर बनाए गए खाद्य समूह 1, 2, 3, 4। तो अनाज व बाजरा, चावल, गेहूँ, बाजरा व अन्य अनाज, दालों में जो भी दालें होती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझाने की आवश्यकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब जो खाद्य समूह है इनको जरूरत क्यों पड़ी, सामान्य व्यक्ति खाद्य समूहों के माध्यम से पोषणीय गुणवत्ता की समझ, स्वयं के लिए आहार नियोजन एवं उसका चयन आसानी से कर सकता है। इसकी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के सहायता से समझा जा सकता है। रोगी व्यक्ति को वैज्ञानिक आधार पर आहार नियोजन में संतुलित आहार का चयन करने के लिए आपको बताया जाएगा किस खाद्य समूह को आपको चूज करना है, ठीक है।
कुपोषण की स्थिति के आकलन में, सरकारी योजना के निर्माण में, अनुशंसित आहारी भत्ते। ओके, अब बैलेंस आहार क्या होता है ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको ये बता देना। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप उचित मात्रा में पाए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। कुछ मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, 2024 के अनुसार संतुलित आहार में प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50% से 55% हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है। ठीक है, जो ICMR का जो एक सर्वे किया होगा या उन्होंने जो भी किया होगा उनके अनुसार 2024 में उन्होंने जो बोला था कि एक दिन में क्या चाहिए होता है एक शरीर को, तो 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 15% प्रोटीन, 20 से 30% वसा। ठीक है, इतना चाहिए होता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी है, तो आप किसी भी महिला को, किसी को भी स्वस्थ रहने के लिए ये चीज़ें आप बताएंगे। ओके, और ये सब चीज़ें भी बताई जाती है कि 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट हमें किस में मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो चीज़ हम खाते हैं उस पर आप सर्च कर सकते हैं कैसे भी। अगर आप पैकेट में खाते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है। तो जो संतुलित आहार होता है उसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों, क्या महत्व उसका आप सभी को पता है कि बीमारियों से बचना, मोटापे से बचना, कुपोषण से बचना, ये सब चीज़ें। ठीक है, और कुछ नहीं, आगे चलिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, आहार नियोजन, आहार नियोजन से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आहार नियोजन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आहार नियोजन अगर आपको ये समझना है तो आपको मैं समझा दूंगा। 1 मिनट आपको समझा देता हूँ। आहार नियोजन वह कला है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति अथवा परिवार एक समय में के अंतर्गत अपने आहार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करना है। मतलब खाने के लिए जो हम अपना डाइट प्लान बनाते हैं वो कहलाता है आहार नियोजन। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम, अगर हमें पतला होना है तो उसके हिसाब से हम डाइट प्लान बनाएंगे, अगर मोटा होना उस हिसाब से बनाएंगे। तो यही हमारा कहलाता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हर एक चीज़ को नहीं रटना, थोड़ी लैंग्वेज अलग हो जाती है इसलिए आप थोड़े घबरा जाते हैं। कुछ नहीं है, जो हमारी डेली लाइफ से संबंधित चीज़ है वही इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे खाद्य पिरामिड क्या होता है, इसको हम कल की क्लास में समझेंगे। खाद्य पिरामिड से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ओके, इससे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू। और हाँ, जितना मैंने पढ़ा है उसको आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने पढ़ लिए छोड़ दीजिए, इसको आप रिवीजन कीजिए बार बार। ओके।